हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। आज का सेशन सीटेट पेपर 2 तथा बिहार शिक्षक बहाली के अंतर्गत एनसीईआरटी हिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास है। तो इसमें चैप्टर नंबर 1 का नाम है हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। इसमें प्रथम बिंदु बनता है कि यह मानचित्र जो एक है इसको अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने 1154 बनाया था। तो मानचित्र एक को अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने 1154 बनाया था तथा अल इदरीसी के इस नक्शे में दक्षिण भारत व श्रीलंका को उस जगह दिखाया गया जहां आज उत्तर भारत को पाते हैं। तो प्रश्न यही बनता है जो हर बार इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर बन जाता है कि अल इदरीसी अरब भूगोलवेत्ता था तथा इसने 1154 में एक नक्शा बनाया था तथा इस नक्शे की खास बात यह थी कि इसने दक्षिण भारत व श्रीलंका को वही दिखाया जहाँ आज उत्तर भारत को हम पाते हैं। अगला बिंदु बनता है कि 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। तो प्रश्न यही बनता है कि फारसी इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज के अनुसार हिंदुस्तान शब्द का आशय क्या है, तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित स्थान से था। साथ ही 16वीं सदी में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस महाद्वीप में भूगोल, पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। प्रश्न ये भी बन सकता है कि बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया था, तो बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग भारतीय महाद्वीप के भूगोल, पक्षी और यहाँ के निवासी की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। यह इंपॉर्टेंट बिंदु एक और है कि अमीर खुसरो में यही मतलब हिंदुस्तान का किया था। अगला बिंदु बनता है कि किसी गाँव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति की अंग न हो विदेशी कहलाता था। इंपॉर्टेंट बिंदु है कि विदेशी किसे कहते थे, तो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति से संबंधित ना था वह विदेशी कहलाता था। ऐसी व्यक्ति को हिंदी में परदेशी कहते थे तथा फारसी में अजनबी कहा करते थे इन्हें। अगला बिंदु इसमें है कि अभिलेखागार क्या है। ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है उसे अभिलेखागार कहा जाता है। तो प्रश्न यही बन सकता है कि अभिलेखागार किसे कहते हैं, तो ऐसा स्थान जहाँ दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है उसे अभिलेखागार कहते हैं। अगला पॉइंट है इसमें कि लिखावट की भिन्न भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाइयाँ हो सकती हैं। नस्तलिक लिपि बाईं ओर से वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह के रूप में लिखी जाती है। फारसी अरबी के जानकारी के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है तथा शिकस्त लिपि दाईं ओर से लिखी जाती है और यह अधिक सघन, संक्षिप्त और कठिन होती है। तो यह इंपॉर्टेंट बिंदु है कि फारसी और अजनबी में जो नस्तलिक लिपि होती है वह बाईं ओर से लिखी जाती है तथा वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूप में लिखी जाती है तथा इस लिपि को फारसी और अरबी के लोगों के लिए पढ़ना आसान था। तथा शिकस्त लिपि जो होती है वह दाईं ओर से लिखी जाती है तथा यह अधिक संक्षिप्त होती है, सघन होती है, वह पढ़ने में कठिन होती है। अगला बिंदु है कि इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उनमें से एक समुदाय राजपूत था जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला। 8वीं से 14वीं शताब्दी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे और जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। इसमें अलग एक अगला इंपॉर्टेंट बिंदु है पर्यावास किसे कहते हैं। पर्यावास का तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। तो पर्यावास किसे कहते हैं, इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वाले सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। अगला बिंदु है कि अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियाँ स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्ग का अब एक सभा करवाती थी जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। प्रश्न यही बनता है कि जाति पंचायत किसे कहते थे, तो अपनी जातियों के बड़े बड़े बुजुर्गों की जो सभा होती थी उन्हें जाति पंचायत ही कहते थे। अगला बिंदु है कि दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की प्रशंसा एक संस्कृत अभिलेख में की गई है। तो यह भी इंपॉर्टेंट बिंदु जो हर बार पेपर में लगभग बनता है कि किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा एक संस्कृति अभिलेख में की गई है। तो गयासुद्दीन बलबन वह शासक था जिसकी प्रशंसा एक संस्कृत अभिलेख में या संस्कृत प्रशस्ति में की गई है। अगला बिंदु एक है इसमें इंपॉर्टेंट, सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, काश्मीरी, द्वार समुद्री जो दक्षिणी कर्नाटक में बोली जाती थी, तेलंगानी जो आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में बोली जाती थी, माबारी तमिलनाडु में, गौड़ी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती थी। तो प्रश्न यही बन सकता है कि द्वार समुद्री कहाँ बोली जाती थी, तो वह दक्षिण कर्नाटक में बोली जाती थी, तेलंगानी आंध्र प्रदेश में बोली जाती थी तथा गुजरी गुजरात में बोली जाती थी, माबदारी तमिलनाडु में, गौड़ी बंगाल में और अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोली जाती थी और मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती थी। अमीर खुसरो ने आगे बतलाया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते थे और आम जनता नहीं जानती थी। तो इसमें इंपॉर्टेंट बिंदु यही था कि सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने बताया कि हमारे इस उपमहाद्वीप में
अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषा बोली जाती है। जैसे कि द्वार समुद्री दक्षिणी कर्नाटक में बोली जाती थी, तेलंगानी आंध्र प्रदेश में बोली जाती थी, गुजरी गुजरात में बोली जाती थी, महाबारी तमिलनाडु में बोली जाती थी तथा गौड़ी बंगाल में बोली जाती थी। अगला बिंदु इसमें और इम्पॉर्टेंट है कि हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपनी धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों के विधि सम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। तो इसमें इंपॉर्टेंट बिंदु यही है कि शिया और सुन्नी में अंतर क्या है। तो शिया वह होती हैं जो मोहम्मद साहब के दामाद अली को अपना समर्थक मानते थे, तथा सुन्नी वे होते हैं जो पैगम्बर साहब के समर्थक थे। तो प्रश्न यही बनता है कि शिया और सुन्नी में अंतर क्या है। तो शिया वे होते थे जो मोहम्मद साहब के दामाद अली के समर्थक होते थे, तथा सुन्नी पैगम्बर के समर्थक होते थे। अगला बिंदु ये इसमें इंपॉर्टेंट है कि 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकार ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह इंपॉर्टेंट बिंदु है कि 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। चलिए इस चैप्टर में इतना ही, अब इसका क्विक रिवीजन देखते हैं। इसमें प्रथम बिंदु बनता है कि अल इदरीसी जो अरब भूगोलवेत्ता था उसने 1154 में नक्शा बनाया था, तथा इस नक्शे की खास बात यह थी कि इसमें दक्षिण भारत व श्रीलंका को वहीं दिखाया गया था जहां आज उत्तर भारत को देखा जाता है। तथा अगला बिंदु इसमें है कि 13वीं सदी में फारसी इतिहासकार मिन्हास ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, जिसका आशय था कि पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच के इलाकों से था। तथा बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग भारतीय उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। इसमें अगला बिंदु बनता है कि परदेशी, अजनबी या विदेशी किसे कहते हैं। तो किसी अन्य क्षेत्र के अनजान व्यक्ति को परदेशी कहा जाता था, जिन्हें अरबी में अजनबी भी कहा जाता था। अगला बिंदु है कि अरबी और फारसी भाषा की जो 2 लिपियाँ वह कौन सी हैं। तो नस्तलिक लिपि और शिकस्त लिपि। नस्तलिक लिपि जो होती थी वह बाईं ओर से लिखी जाती थी तथा वर्ण को जोड़कर धारा प्रवाह के रूप में लिखे जाते थे, तथा इस लिपि को फारसी व अरबी लोग के लिए पढ़ना आसान था। तथा शिकस्त लिपि जो होती थी वह दाईं ओर से लिखी जाती थी तथा यह अधिक संक्षिप्त, सघन व कठिन होती थी। अगला बिंदु है जाति पंचायत क्या थी। अपनी जाति के बड़े बुजुर्गों की सभा जो होती थी वह जाति पंचायत कहलाती थी। अगला बिंदु इसमें है कि 1318 में अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया कि देश के हर क्षेत्र में अलग अलग भाषा बोली जाती है। जैसे कि द्वार समुद्री दक्षिणी कर्नाटक में बोली जाती थी, तेलंगानी आंध्र प्रदेश में बोली जाती थी, गुजरी गुजरात में बोली जाती थी, महाबारी तमिलनाडु में, गौड़ी बंगाल में तथा अवधी पूर्वी यूपी में, एवं मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती थी। तथा उसने यह भी बताया कि संस्कृत जो थी वह किसी क्षेत्र विशेष की भाषा नहीं थी, अपितु यह केवल ब्राह्मण द्वारा जानते थे। इसमें अगला बिंदु जो लास्ट है कि शिया व सुन्नी में अंतर क्या है। तो ये दोनों मुसलमान धर्म के प्रवर्तक के रूप में, दोनों के संप्रदाय के रूप में माने जाते हैं। शिया जो थे वह मोहम्मद साहब के दामाद अली के समर्थक थे, तथा सुन्नी थे जो पैगंबर के समर्थक होते थे। चलिए इस चैप्टर में इतना ही। अभी नेक्स्ट कल हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में किसी नए सेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।